सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग NHEH BSc कोर्स में जो हम कंसेप्ट क्लियरेंस कर रहे हैं, ये बोन डिजीज़ के कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। बोन डिजीज़ में टिस नाम से जितने भी डिजीज़ होते हैं या सिस नाम से जितने भी डिजीज़ होते हैं, उनके जो क्या कारण होते हैं, उनको किन नामों से जाना जाता है, उनका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, मतलब आप प्रोटोकॉल कैसे क्रिएट करें। क्योंकि जब तक आपको कारण नहीं मालूम होगा, लक्षण नहीं मालूम होगा, उसके अंदर के डिसऑर्डर्स नहीं समझ में आएंगे, और जब डिसऑर्डर नहीं समझ में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी बोन डिजीज़ में आर्थराइटिस और गाउट को रीड कर चुके हैं। आज हम लोग रीड करेंगे ASSO। ये सब क्या है? एक्चुअल में लोगों को ये नहीं मालूम है कि कंसेप्ट डिजीज़ के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल पेशेंट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा में जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, गोनोकोल आर्थराइटिस होता है, स्पॉन्डिलोलिथोसिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो ये क्या है एक्चुअल में, इसके कंसेप्ट हम लोग आज क्लियर करेंगे। नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो अभी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें अलग अलग वे में प्रयास किया गया है कि एक गरीब से गरीब तबके के रोगी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से सस्ते दरों पे जो स्पैजरिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो उपलब्ध कराए जाए। इसलिए अगर किसी चिकित्सक को लगता है कि मुझे एज ए सैंपल लेकर के भी प्रोडक्ट लेकर के यूज़ करना चाहिए, तो मिनिमम 1000 की 50 प्रोडक्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं मेलेक्सो हर्बो केयर डिवीज़न यूनिट 1 से। यूनिट 2 से जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी हैं, वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। लगभग अभी 6 की संख्या में है, बट इनको और बढ़ा के 6 किया जा रहा है, मतलब 12 प्रोडक्ट हो जाएंगे। आपका सेक्सा एक प्रोडक्ट है, यूनिट 3 का प्रोडक्ट है। भिलाई से ही इसका डिस्पैचिंग होता है। अगर ये प्रोडक्ट आपको लगता है कि हाँ मुझे चाहिए, तो ये एक अनोखा प्रोडक्ट है फॉर सेक्सोलॉजिकल कंडीशंस में, चाहे फिर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, किसी का साइज छोटा हो या पतला हो, उसको वो साइज से बड़ा चाहता है, लंबा चाहता है, हथौड़े जैसा मजबूत चाहता है, तो बिल्कुल उसकी स्टेमिना और साथ ही टाइमिंग जो होती है उसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देते हुए सेक्सा क्रीम, जो कि एक क्लाइमैक्स क्रिएट करता है। टच, मतलब आपने टच किया और विद इन 1 मिनट के अंदर आपको उसका रिज़ल्ट दिख जाता है। रिस्पांस तो ऐसा है कि अभी तक 75 इयर्स ओल्ड तक के व्यक्ति ने इसका उपयोग किया है और बहुत ही एक्सीलेंट उसका भी रिस्पांस रहा। इसके अलावा में जो एक यूनिट है हमारी यूनिट 4, जो 7 प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर चुकी है, जिसमें आपके पाइल से रिलेटेड 3 प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा में एक दांत के पेन का, टूथ के पेन का मेडिसिन है। इसके अलावा में 2 प्रोडक्ट है जो नॉर्मल डिलीवरी करवाता है, 4थे महीने से लेकर 9वें महीने के बीच इसमें चलन होता है। और एक मेडिसिन है इसी में जो बोलना चाहिए पेन को रिड्यूस करता है। तो ये इस तरीके से 7 प्रोडक्ट्स LED फार्मास्यूटिकल्स में भी है। इसके अलावा जो नारायण हर्बल बनाता है वो तो अपना प्रोडक्ट्स बनाता ही है। 259 प्रोडक्ट्स नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र भिलाई के द्वारा पहले से बनाए जाते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव जो रिपोर्ट्स होती हैं मेडिसिन की, उसको लेकर के 1 से
सेटअप करते हुए अलग अलग वे में उसके सर्टिफिकेशन हो। और आज उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने बोन डिजीज़ में प्रोडक्ट की तो जानकारी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोडक्ट आसान होते हैं पेशेंट को देने में, सस्ते हों तो गरीब तबके के भी लोग उसका लाभ ले पाते हैं। तो आज हम लोग एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। वयस्क युवाओं में पुराना कटी शूल जो पीठ के निचले हिस्से में पीठ की ओर अगर मुड़ने की जो गति है और छाती के फुलाने की जो क्रिया है अगर वो धीरे धीरे सीमित होती जा रही है, मतलब अस्थायी या स्थायी रूप से अगर पेरिफेरल आर्थराइटिस व्यक्ति को दिख रहा हो तो उसके रोग के निदान के लिए व्यक्ति को स्रोको जो एलियक जॉइंट होता है उसके एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो एक्सरे रिपोर्ट है तो वो हमारे को निदान में सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा में ईएसआर व्यक्ति का बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो देखना चाहिए कि अगर व्यक्ति का ईएसआर बढ़ा है ऐसी कंडीशन में तो उसको रेमेडी दिया जाता है C4, ठीक है। और बाकी तो फिजियोलॉजिकल जो फिजियोथेरेपी वगैरह होती है उस जगह पे वो देने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एक एक्सरसाइज होते हैं जो कि योगा वालों से आप जानकारी लेंगे तो बिल्कुल बता देते हैं। इसके अलावा में सोराटिक आर्थराइटिस होता है जिसको हम लोग SO कहते हैं। ये इसके अगर लक्षण की बात करें तो 80% रोगों में आर्थराइटिस के पूर्व सोराइसिस जो त्वचा रोग होता है उसके होने का इतिहास मिलता है। अगर सैक्रोइलाइटिस जॉइंट का प्रभावित होना सामान्य मिलता है। सोराइसिस के अवशेष के रूप में नाखूनों में गड्ढे मिलने लगते हैं। इसका जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति का यूरिक एसिड तो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसको आप S6 से भी रिड्यूस कर सकते हैं और NH यूरिया क्रशर ड्रॉप है नारायण हर्बल में, उससे भी आप इसको क्योर कर सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट है इसके। इसके अलावा में अगर किसी का ESR बढ़ा हुआ है मतलब आपको उसमें CBC चेक करना है कहीं TLC तो नहीं बढ़ा हुआ है साथ में। अगर TLC बढ़ा हुआ है तो उस जगह पे मेलेसार ड्रॉप है, मेलेसार 1 बोल करके मेलेक्सोहर्बोकेयर का 50 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। DP प्राइस 23 रुपीज़ है। इसमें आपका GST भी है, कुरियर चार्ज भी इंक्लूड होता है, लेकिन मिनिमम ऑर्डर 1000 से कम का नहीं होना चाहिए। 1000 के लिए 500 आपको जमा करना होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं अगर एक्सरे चेक कराए और एक्सरे में हमको दिखाई दिया कि हड्डी जो है वो नष्ट होने लगी है। दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, जब लगे कि हाँ हड्डी जब नष्ट होने लगी है तो वहाँ पे बोन टोन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। ये एक टॉनिक है, हड्डी के लिए स्ट्रॉन्ग करती है उसको। एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति है ये तो नहीं कह रहा है कि सर मैं फला एलोपैथी के इंजेक्शन से या टैबलेट से परेशान था तो मुझे वो मत लगाइएगा। उसको स्पष्ट कर दीजिएगा कि नहीं सर, हम लोग प्रैक्टिस केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पानी रूपी औषधियों से करते हैं और उसका उपयोग आप अगर करते हैं तो यथाशीघ्र आपका रोग जो है वो मूल रूप से नष्ट होने वाला है। ये एक प्रोसेस वे है और प्रोसेस वेज बताना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें सावधानी की तो मलेरिया निरोधी जो औषधियाँ होती हैं अगर कोई उसका उपयोग किया होगा और सोराइसिस अपने शरीर में बढ़ाया होगा तो उस कंडीशन में NH सोराइसिस ड्रॉप और सोराइसिस ऑयल आप अप्लाई करवा सकते हैं।
अगर हम लोग बात करते हैं एक डिजीज़ है जिसका हम लोग बोलते हैं सेप्टिक ऑर्थराइटिस। सेप्टिक ऑर्थराइटिस का मतलब क्या है? अगर इसके लक्षण की बात करें तो यह रोग प्रारंभ में अचानक प्रायः एक ही जोड़ों को आक्रांत होते हैं। जो बड़े जोड़ जो होते हैं उसकी एवं कलाइयों के जो जोड़ होते हैं उसमें इसके तीव्र शीत लगता हुआ व्यक्ति को बुखार देखने को मिलेगा। तीव्र शोध होगा, मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। हाँ, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। इसके अलावा में व्यक्ति को उष्णता वाला फीवर हो सकता है। इसका निदान करते टाइम व्यक्ति का ब्लड कल्चर सामान्यतः क्या आता है? पॉजिटिव आता है, बिनाइन नहीं मिलेगा। बिनाइन बोल रहा हूँ, मैलिग्नेंट नहीं मिलेगा, बिनाइन मिलेगा। और उसमें भी स्पष्ट किया रहेगा कि पॉजिटिव है और प्री मैलिग्नेंट में गया है या मैलिग्नेंट है। तो वो ये जब चेक कराते हैं तब जा कर के उसकी जानकारी निकलती है। अगर साइनोवियल फ्लूइड में ल्यूकोसाइटस की संख्या बहुत अधिक जोड़ से निकले हुए द्रव की जांच नियम से करनी चाहिए। अगर हम लोग चिकित्सा के नज़रिए से देखते हैं तो समुचित जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एंटीबायोटिक 1, 2, 3, 4 हैं, उसमें जो एंटीबायोटिक 1 है जिसको हम लोग पैलेटिव केयर भी बोलते हैं, इसको वहाँ अप्लाई कराना है। उसको वहाँ अप्लाई कराना है। इसके अलावा में क्या है, एक नोट करने वाली बात है, जोड़ से निकलने वाला जो द्रव होता है वो निदानात्मक होती है, मतलब उसके सॉल्व होने की कंडीशंस होती है। अगर चिकित्सा की बात करें तो सामुदायिक जो तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर सेप्टिक ऑर्थराइटिस हुआ है किसी को तो समुचित उसका जो कोर्स होता है वो एंटीबायोटिक के ऊपर निर्धारित होता है, बट वो सेकेंडरी एंटीबायोटिक होनी चाहिए इलेक्ट्रोहोमोपैथिक कंडीशंस में। स्ट्रेप्टोकोकी ना होकर के स्ट्रेप्टोकोकस होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे उसके जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो रिज़ल्ट उल्टे हो जाएंगे और डिज़ीज़ जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, तेज़ हो जाएगा, दर्द उसमें असहनीय होगा। इसमें एक आर्थराइटिस होता है जिसको गोनोकोकल आर्थराइटिस कहते हैं। अगर इसके लक्षण के तौर पे बात किया जाए तो 1 से 4 दिन तक चलने वाला जो जॉइंट जो होता है उसमें बोलना चाहिए जो उसकी ग्रंथि की जो बोलना चाहिए जांच है, या यूँ कहूँ कि जो भ्रमण स्थल है वो बोलना चाहिए जॉइंट्स के अंदर जो पेन आते हैं, जो इस प्रकार से जैसे कलाई हो गया, घुटने हो गए, एल्बो हो गया, टखने हो गए, कोहनी हो गई, तो जो जहाँ पे लगता है कि बड़े जोड़ हैं वहाँ मतलब वो एक कंडीशन आती है। दूसरी एक आती है कि अगर किसी को त्वचा से रिलेटेड अगर विशेष तौर पे जो जिसमें दरार फट जाता है तो ऐसी कंडीशन हो, या बोलना चाहिए जो मूत्र की नलिका होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ हो। सामान्य रूप से स्त्रियों के साथ अधिक मतलब स्त्रियों को अधिक ये प्रभावित करता है। अगर टेनोसाइनोसाइटिस अगर सर्वविद्यमान सामान्य लक्षण व्यक्ति के अंदर मिलते हैं तो रक्त में वाइट जो कैपिलरीज होती है, जो सफ़ेद कणिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उसकी में अंदर उसके कणों में वृद्धि में देखने को मिलती है।
अगर हम लोग बात करते हैं निदान चिकित्सा के अनुसार, तो व्यक्ति को ESR मेल ESR 1 को उपयोग करना चाहिए। अगर मूत्र की नलिका में अगर शोथ हो तो क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में S3A2 और BE का उपयोग आप करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं टेटनाइडाइटिस, जो सर्वमान सामान्य लक्षण होता है, जिसमें रक्त में प्रवेश कोशिकाएं जो होती हैं उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो रक्त के जो श्वेत कणिकाएं के जो द्वारा एंटीबायोटिक चलाया जाता है उसमें उसके डोज की मात्रा को विभक्त करके 3 से 4 टाइम के वे में देना चाहिए। इससे पेशेंट में बेनिफिट आता है। अगर आँख की बात करें तो कई लोगों को आँख में भी प्रॉब्लम आता है जब व्यक्ति को गोनोकोकल आर्थराइटिस हुआ होता है। स्थानीय रूप से अगर बात करें तो इसमें जो हम लोग रेमेडी चलाना चाहिए, इसमें S-लास का रोल प्ले देखा गया है C3 के साथ, क्योंकि जो जिस वे में क्लास जानी चाहिए उसी वे में क्लास जा रही है। बीच में एक महानुभाव है जो कॉल कर रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, मेरे टाइप हो गए हैं ये भी। इसमें एक कंडीशन आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिथोसिस। अब इसमें लोथोसिस और लाइटिस दोनों में तो सिस ही लग रहा है। इसमें जहाँ पे लो वे में सिस लगा है तो वहाँ पे आपको जो आप रेमेडी दे रहे हैं, किसी को यूज़ करा रहे हैं, वो कम से कम चेक्ड होने चाहिए। तो चेक्ड होने का मतलब है जिस प्रोडक्ट को आप चला रहे हैं उसको किस पैमाने पे टेस्ट किया हुआ है, किस पैमाने पे चिकित्सक उसको यूज़ करते हैं। ये तब पॉसिबल है जब आपको डिजीज़ का कंसेप्ट मालूम हो। इस तरीके से नहीं कि हमने प्रोडक्ट लिया और उसको रिसर्च नहीं करना है और किसी को भी हमने सेल आउट कर दिया। कई ऐसे चिकित्सक हैं जो लेवल उतारने की भी परमिशन कंपनी वालों से चाहते हैं। भाई ऐसा मत करो, क्योंकि ये गलत है। प्रोडक्ट लैब में बनते हैं और डिस्पैच लैब से होते हैं, कहीं भी मत बनाइए। इसका गलत मैसेज जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों के लिए। जहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात आती है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, और अगर बात करते हैं तो इसके इटिस जो होते हैं, जिसको हम लोग इटिकोलॉजी कहते हैं, वो की जानकारी उपलब्ध है। नींद आ रही है मुझे, अब मैं इसको यहीं ड्रॉप करता, लेकिन चलिए इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिथोसिस को पढ़ा देता हूँ। ये ग्रीवा की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है और उसके आसपास के जो बीच के जो चक्र होते हैं, जिसको डिस्क कहा जाता है, ये अगर किसी को हम बोले तो ये व्यंजन का रोग है। मतलब क्या हुआ इसका, एक ग्रीवा के जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अगर मतलब बोलना चाहिए असंख्य दर्द और पीड़ा व्यक्ति को देखने को मिल रहा है, तो उसमें वैसी कंडीशन में व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है मानना चाहिए। ये 50 वर्ष से अधिक अवस्था के जो व्यक्ति होते हैं उसमें होती है। इसमें अधिकतर 5वीं और 6वीं जो डिस्क होती है वही प्रभावित होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो भारत में सिर झुकाने और गर्दन में अगर बात करते हैं तो करकराहट की ध्वनि व्यक्ति को सुनाई देती है। तो इस तरीके से
बात होती है कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष से अधिक अवस्था का व्यक्ति होता है तो इसमें अधिकतर 5वीं और 7वीं जो डिस्क होती है उसमें डिजीज़ बढ़ जाता है, उसको प्रभावित करता है। अगर व्यक्ति बोलता है कि जो इसके अंदर जो लक्षण मिलने चाहिए, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को हम बोलते हैं, तो ये प्रायः जो लक्षण होते हैं वो सिर में चुभन और गर्दन के जो पार्ट होते हैं उस जगह पे इसका करकराहट की जो सहने की जो क्षमता होती है वो देखने को मिलते हैं। तो बोले नथिंग इज, तो साफ सुथरी चीज़ है कि अगर लक्षण की बात करते हैं तो प्रारंभिक लक्षण जो होता है व्यक्ति के अंदर वो सिर घूमने की देखने को मिलता है कि व्यक्ति को जो गर्दन है वो कड़कड़ाहट की ध्वनि उपलब्ध मतलब ध्वनि आ रही है। अगर गर्दन की बात करें तो गर्दन के बाद पीठ में भी एक अकड़न आती है। अगर गर्दन में कोई पुरानी घूमता हुआ कोई डिजीज़ ना हो तो वैसी कंडीशन में चलने फिरने की अगर पीड़ा ना हो, गर्दन मरोड़ने में या गर्दन जो चुभन होता है वो खोखली ना हो, उसके लिए कैसे बताऊं, इसके जो गर्दन की जो हड्डी होती है जिसको हम लोग सर्वाइकल बोन भी कहते हैं, जो उसमें कई बार देखने को मिलता है कि पूरी गर्दन ही कई बार टेढ़ी हो जाती है। और पीड़ा जो होती है, अगर कोई व्यक्ति गर्दन को ऐसे झुकाया तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पोर्शन पे पत्थर लटका दिया हो, इतना असहनीय दर्द होता है व्यक्ति के अंदर। और गर्दन झुकाने से ये जो दर्द होता है इसमें घटन नहीं होता है, जैसे जैसे कोई करेगा तो बोलेगा गर्दन में झुकाया तो मेरा उसमें दर्द में कमी आएगा, दर्द में कमी नहीं आता है। इसकी खासियत निशानियाँ यही है। पौधे की अगर पीड़े की अगर बात करते हैं तो गले सिर के जो पिछले वाला जो भाग होता है जहाँ पे बॉल होता है, एक्चुअल में जिस जगह पे बॉल होता है किस चीज़ का, रोटेटर बॉल किसका, लिगामेंट का, तो उस जगह पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर गले सिर के पीछे का जो भाग है, भुजाएं जो हैं वो, अगर इसमें जलन जैसा आभास होता है तो जो लोग बेस यूज़ कर रहे हैं, ऑर्थो प्लस बेस जो है, उसमें बी का समावेश करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसे हम डायरेक्ट टू प्रोडक्ट बात करते हैं तो उस जगह पे बोन टोन यूज़ कर सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं मुझे तो इसका मूल बेस चाहिए, तो मूल बेस तब आता है जब हम उस चीज़ को रिसर्च वे में लेते हैं। तो वहाँ पे इस जो रेमेडी की बात मैंने की, जो ऑर्थो बेस है वो एक नया बेस है जिसको लाने वाले थे बट वो नहीं ला करके उसका डायरेक्ट ऑल टू ऑल प्रोडक्ट्स धीरे धीरे मार्केट में आ जाएगा। इसमें जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस होता है, इसमें जो पेशियां होती हैं उसमें दुर्बलता महसूस होती है और कई बार संवेदनशीलता के जो लक्षण होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं जो मतलब देने चाहिए। अंत में अगर बात करूं तो पैरों में भी दुर्बलता आ जाती है और संवेदनाओं के जो लक्षण होते हैं वो जो संवेदनाओं की जो लक्षण होते हैं वो, और उसके जो गर्दन के अंदर जो बहुत जो गति होती है वो बहुत कम हो जाती है। थोड़ा भी अगर व्यक्ति हिलने का कोशिश किया, डुलने का कोशिश किया तो ये मेरे बड़े भैया हैं यार, फ़ोन आ रहा है, मैं कैसे करूं। चलिए इसको मैं शॉर्ट करता हूं। और गर्दन की जो तीव्र बहुत कम अगर मतलब जो उसकी
जो गति होती है अगर वो बहुत कम हो जाती है तो थोड़ा सा भी हिलने डुलने में व्यक्ति की जो पीड़ा होती है, दर्द जो होता है वो बढ़ जाता है। गर्दन ऐसा लगता है कि एक और टेढ़ा हो गया है। छठवां जो अगर हम बात करते हैं तंत्रिका पर, तो इसका जो दबाव पड़ने के वजह से जो पीड़ा होती है वो गले में आरंभ होती है और कंधे से होते हुए भुजा के जो बाहरी भाग होता है उसमें तथा अंगूठे और तर्जनी तक, वो कई बार तर्जनी उंगली तक वो बढ़ जाता है। साथ ही शून्यता देखने को मिलती है। अगर रोग की पहचान की बात करें तो जो गर्दन की जो एक्सरे होती है उसको लेने से रोगी में निदान, जो हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग निदान करना चाहते हैं उसमें हम लोग को सहायता मिलती है। इसके वजह से डिस्क के जो स्थान में कोई कमी आई रहती है, ऑस्टियोफाइटोस जो होते हैं उसमें ये उसका बनना और जो मुख्य पृष्ठ जो होता है उसमें घुमाव की जो विकृति होती है वो दिखाई देने लगती है। अगर हम लोग, गला सूख जाता है सर आप लोग को पढ़ाने में, एक दिन का क्लास 3 दिन में करने से तो गड़बड़ ही होता है, फिर गला सूख गया। रोग की पहचान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रीवा की जो एक्सरे लेने से रोग के अंदर निदान क्या करना है उसकी सहायता मिलती है। इसमें जो डिस्क के स्थान में अगर कोई कमी आई है तो ऑस्टियोफाइटिस का जो बनने का जो प्रोसेस है वो वृष्ट अगर जो विशिष्ट जो मतलब पुराने में पिताजी को था, दादा को था, फिर बेटे को आ गया, उसके बेटे को आ गया, माँ को था, उसकी बेटी को आ गया, पापा को आ गया, बेटी को इस तरीके से जो सीरीज़ वाइज में जो लोग चल रहे हैं उसमें अगर बोला जाए तो ये किसी काम की नहीं है। ये यही कहूँगा कि इसको विशिष्ट के तौर पे घुमाव की जो प्राकृतिक दिखाई देती है केवल उतना ही मानना चाहिए। अगर रोग का परिणाम हम कहें तो कुछ समय बाद रोग स्वयं शांत हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ था ही नहीं, परंतु कई बार रोग के परिणाम में जब जो डिजीज़ है, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिथोसिस है, कुछ समय के बाद स्वयं भी कई बार देखता हूँ कि शांत हो जाता है। परंतु अगर किसी को लगे कि नहीं ये बार बार हो रहा है, इसकी प्रवृत्ति बन रही है, इसकी हैबिट बन रही है, तो उस जगह पे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कभी कभी 6 महीने तक जो लक्षण होते हैं वो शांत रहते हैं, परंतु सामान्य झटके या चोट से ये दोबारा से प्रकट होने लगते हैं। इसको अगर जो आधे जो रोगी होते हैं उसके अंदर अगर एकांत भाव व चतुराई इसमें एक चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति को, जिसमें आधे रोगी को अगर बात करते हैं, कई लोगों को इसमें देखने को मिलता है कि व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, पार्किंसन हो गया, ऐसी स्थिति में जो चिकित्सा होती है उसके करने से एक से अधिक चिकित्सकों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप के केसेस में अकेले मत प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कई बार कंडीशन व्यक्ति खुद से उल्टा कर लेता है और फिर देख लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए नासक मेथोडोलॉजी के तहत जो भी हम लोग काम को कर रहे हैं उस तरीके से करते हुए चलें। और इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, इसको तीव्र अस्थि मज्जा शोथ कहते हैं। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, छोटा सा है ये भी, बट मैं जोड़ के पढ़ाऊँगा तो ये 30 मिनट से ऊपर का वीडियो हो जाएगा और आप लोग
छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बीच बीच में मुझे नींद जैसा लगने लग रहा था तो मौन हुआ हूँ मैं, बट कल के क्लास में ऐसा नहीं होगा। कल एक छोटी सी क्लास है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसको जब हम क्लियर कर लेंगे तो इसके क्लियर करने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारा सेकंड फेज़ चल रहा था, जिसमें H2 से जो आगे की प्रोसेस थी, जिसको हम लोग मेडिसिन वे में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन को लेके कर रहे थे, उस पे हम फोकस करने जा रहे हैं। तो अगर कोई चिकित्सक है जिसको जो छूट रहा था अभी तक और उसको ग्रुप में ज्वाइन होना हो, तो वो बिल्कुल अपनी सूचना अकबर जी को भी दे सकते हैं, रविंदर जी को भी दे सकते हैं, मुझे भी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इस कोर्स का भी प्रावधान है, 8,000 का प्रावधान है। आप लोगों ने 3,000 खर्च किया है एक क्लास के लिए, 5,000 रुपये एक और क्लास के लिए आपसे खर्च करवाऊँगा। और जब आप इस चीज़ को कर लीजिएगा, खुद स्वयं से जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपकी काबिलियत आपको समझ में आएगी कि हाँ, किस वे में काम होने की आवश्यकता थी। और जिस टीम के साथ आप जुड़े हैं, नारायण हर्बल स्पाइस अनुसंधान केंद्र, इसके द्वारा काफ़ी हेल्प प्रैक्टिशनरों को प्रोवाइड किया जाएगा। जब ख़ास तौर पे क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड बात हो रही हो, चाहे फिर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 32 मिनट का वीडियो हो गया है। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।